हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक लैंग्राफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू किया था। इसका नाम है परसिस्टेंस। और बेसिकली ये जो परसिस्टेंस है वो लैंग्राफ की मेमोरी से रिलेटेड है। और मेमोरी क्या होती है लैंग्राफ में, आप सब जानते हैं कि जो भी इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन जो स्टेट में सेव होती है वो एक तरह से लैंग्राफ की मेमोरी होती है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से अगर हम एक बार फ्लो चला देते हैं तो उसकी सारी मेमोरी जो है एंड पे पहुंचते ही डिलीट हो जाती है। ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा भी था कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं फ्लो को, और ये हम समझ रहे थे गोवा वाली ट्रिप से, या जो भी नॉर्मल कोई भी कहीं जाना चाहता है प्लान बनाता है। मैंने गोवा का एग्जाम्पल लिया था। तो उससे पूछते हैं इनपुट में प्रॉम्प्ट दे के यूज़र पूछता है कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट ये है तो उसे कहाँ जाना चाहिए। तो वो गोवा सजेस्ट करता है। उसके बाद फ़्लाइट का ऑप्शन पूछते हैं तो फ़्लाइट सजेस्ट करता है। और जाहिर सी बात है कि जैसे फ़्लाइट है या फिर रिसॉर्ट है, होटल है जैसे, तो नॉर्मली नहीं पता होते हैं। फ़्लाइट का तो बिल्कुल नहीं पता होता है और रिस होटल का भी नहीं पता होता है, क्योंकि हम डेट बाई चीज़ें देखते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट में हमें जाना है। तो उसके पास किसी भी एलएलएम के पास ही रिकॉर्ड नहीं होता, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी एपीआई पे जाके हिट करता है एलएलएम। एक तरह से टूल होता है एपीआई भी। तो उस टूल का यूज़ करके वो फ्लाइट लेके आता है या फिर उस पर्टिकुलर डेट पे होटल लेके आता है वहाँ के। तो ये बीच में जो नोड है वो एपीआई का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो यही था कि क्यों हमें परसिस्टेंट की ज़रूरत है। और परसिस्टेंस की ज़रूरत इसलिए है कि हम जैसे ही हमारा कोई भी हम ग्राफ चलाते हैं या वर्कफ्लो रन करता है, तो एंड पर पहुंचते ही सारी जो हम स्टेट में इंफॉर्मेशन सेव होती है हमारी वो डिलीट हो जाती है। ठीक है ना। अब हम 2 दिन बाद जो है पूछना चाहें कि हमने जो गोवा वाला प्लान बनाया था वो हमें निकाल के दो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएंगी। तो ये प्रोडक्शन में अगर हम कहीं डालते हैं अपने ऐप बना के किसी लैंग्राफ का के बेस पे कोई चैटबॉट बना के उसको डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में, तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो कोई भी यूज़र उससे नहीं परचेज करेगा, क्योंकि 2 दिन बाद अगर वो कुछ चीज़ें जानना चाहता है कि उसने जो प्लान बनाया था पिछला 3 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो वो उसे डिटेल चाहिए तो वो नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हम जो है परसिस्टेंस यूज़ करते हैं। और परसिस्टेंस में हमारा सिंपल ये रहता है कि हम हर हर नोड पे एक चेक पॉइंट बना देते हैं। चेक पॉइंटर की हेल्प से हम हर नोड पे एक चेक पॉइंटर बिठाते हैं, और चेक पॉइंटर क्या करता है, उस नोड की जो भी डिक्शनरी है उसे सेव कर लेता है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जैसे 4 नोड बने हैं, तो इन फ्यूचर हम जो है जानना चाहेंगे कि भाई चेक पॉइंट 2 पे क्या हमारी स्टेट थी, तो वो हमें बता देगा। ऐसा नहीं है कि फाइनल स्टेट बताएगा, हमें जो है इंटरमीडिएट स्टेट पे जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो हमें बता देगा ये। ठीक है ना। अब इसमें साइड में एक थ्रेड का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मीन्स कि अगर किसी एक वर्कफ्लो को एक से ज़्यादा यूज़र चलाते हैं तो हर एक का अपना-अपना इनपुट डेटा होगा। तो जो भी इनपुट डेटा हर एक का अपना-अपना होगा तो अलग-अलग आईडी से सेव होगा वो। तो उस अलग-अलग आईडी को ही हम थ्रेड आईडी बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमने लास्ट में पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि परसिस्टेंस के फ़ायदे क्या हैं। कि ये तो एक फ़ायदा है कि हमने मेमोरी सेव कर ली, बाद में हमें रिकॉर्ड मिल गया। लेकिन कुछ इसके दूसरे जो एडवांटेज हैं वो भी हैं, वो हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो आज का टॉपिक यही है कि परसिस्टेंस से मिलने वाले मुख्य लाभ क्या हैं। तो पहला तो है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट यही है कि इसकी जो मेमोरी है, नॉर्मल टॉपिक है एक तरह का शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि ग्राफ के एंड होते ही सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है, उसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। तो अगर हम उसको कहीं सेव कर लेते हैं तो हम उसको जो है बाद में देख सकते हैं कि हमने जैसे गोवा वाला प्लान बनाया था तो पूरा प्लान क्या था। अदरवाइज हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमें राहत मिल जाती है कि पढ़ते हैं इसको। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वर्कफ्लो हिस्ट्री डेटाबेस में सुरक्षित रहती है। यूज़र कभी भी पुराना कॉन्टेक्स्ट रिज्यूम कर सकता है। ठीक है ना। अभी ये मान के चल रहे हैं कि हम लैंग्राफ की रैम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो हम डेटाबेस यूज़ करते हैं जहाँ पे परमानेंट स्टोरेज होती है। ठीक है। जैसे डे 1 में जो है हमने गोवा वाली ट्रिप बनाई थी और वो सेव हो गई थी। अब यूज़र जो है 5वें दिन आता है। ठीक है, 5वें दिन आता है और वो कहता है कि मुझे गोवा वाली जो प्लान बनाई थी वो दिखाइए।
अब सिस्टम में जो है जो डेटाबेस होता है उसमें से स्टेट को फैच किया जाएगा। अब मैंने 2 चीज़ बताई थी कि अगर हमको सारी चीज़ें चाहिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमें अगर सारी चीज़ें चाहिए तो हम गेट स्टेट यूज़ करते हैं। सॉरी फाइनल चीज़ चाहिए तो गेट स्टेट यूज़ करते हैं। पूरी हिस्ट्री चाहिए, हर चेक पॉइंट की हिस्ट्री चाहिए तो हम गेट स्टेट हिस्ट्री यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो इसके बेस पे हम निकाल लेंगे कि जो पूरा प्लान है वो एक तरह से गेट स्टेट से हम फैच कर लेंगे सारा, ठीक है? तो वही यहाँ पे एक छोटे से ग्राफ से दिखाया हुआ है कि डे 1 पे जब स्टार्ट किया था तो डेस्टिनेशन ये हुआ था, हमारा फ्लाइट ये हुई थी, होटल बीच रिसॉर्ट हुआ था और ये डेटाबेस में हमारा सेव हो गया था। अब 5वें दिन जो है यूज़र ने आके फिर रिक्वेस्ट करी कि शो गोवा प्लान, मुझे गोवा वाला प्लान शो करिए। तो वो क्या करेगा कि जाएगा हमारे जो स्टेट हमारी डेटाबेस में सेव हुई है ना? और वहाँ से हमारा पूरा प्लान निकाल के ही दिखा देगा। तो पहला तो ये था, सबसे बेसिक है ये, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि सारी जो हिस्ट्री है जो भी हमारा प्लान बना है वो इसको सेव करके दिखा देता है ये। दूसरा आता है एक टॉपिक जो है फॉल्ट टॉलरेंस का। फॉल्ट टॉलरेंस टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। और आसान क्या है कि जैसे ही हम कोई वर्क फ्लो बना रहे हैं तो वर्क फ्लो बनाने में वो अगर वर्क फ्लो क्रैश कर गया इन द सेंस कि जैसे हम कहते हैं कि भाई आप एपीआई का यूज़ करो और गोवा की फ़्लाइट उस पर्टिकुलर तारीख में और जो चीपेस्ट हो वो लाके दिखाओ, ठीक है ना? अब जैसे ही मेरा एलएलएम के पास एक टूल है, एपीआई है, वो उस एपीआई को हिट करता है और मालूम पड़ा एपीआई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद वो जो है काम नहीं करता हमारा फ्लो। तो एक तरह से इसको क्रैशिंग बोलते हैं कि हमारा वर्क फ्लो क्रैश कर गया, ठीक है ना? अब क्रैश करने में क्या होगा कि हमें फ्लाइट की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लेकिन हमने जो गोवा वाली जो इनिशियल स्टेट हमने डाली थी, एटलीस्ट वो तो हमारी है ना। तो हमें नेक्स्ट जो स्टेप करना होगा वो कहाँ से करना होगा? हमें जो है फ्लाइट हमें जो है लेनी है, ठीक है ना? हमें गोवा वाली चीज़ पे नहीं जाना है, हमें फ्लाइट वाले नोट से स्टार्ट करना है। तो यही फॉल्ट टॉलरेंस होता है कि इसमें हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि हम उसको शुरू से रन नहीं करते हैं। जहाँ पे वो क्रैश हुआ, जब फ्लाइट लेते समय क्रैश हुआ तो वहीं पे स्टार्ट होगा दोबारा वो। तो ये फॉल्ट टॉलरेंस है। तो इसमें दिया हुआ है कि क्रैश होने पर वर्कफ़्लो शुरू से नहीं बनता है, ठीक है ना? डेटाबेस में सुरक्षित चेक पॉइंट से रिज़्यूम होता है। तो क्योंकि डेटाबेस में हमें पता है, हमने चेक पॉइंटर अलग-अलग स्टेट पे या नोड पे बिठा रखे हैं, तो वो देखता है जाके कि कहाँ पे जो है चेक पॉइंट हमारा बना हुआ है और वहाँ पे डेटा मेरा सुरक्षित है, तो उसके आगे का चेक पॉइंट वो एग्ज़ीक्यूट करता है, ठीक है ना? रिज़्यूम करना कहते हैं इसे। अब जैसे गोवा वाली ट्रिप बनाते समय फ्लाइट वाली एपीआई क्रैश हो गई। तो रीस्टार्ट करने पे वर्कफ़्लो सीधा फ्लाइट स्टेप से रिज़्यूम होगा, क्योंकि चेक पॉइंटर 1 पे जो हमारा गोवा है, जो हमने सजेस्ट किया था, वो हमारा सेव है। फ्लाइट वाला जो हमारा चेक पॉइंटर है, वहाँ पे डेटा नहीं है, तो वहाँ से वो रिज़्यूम होगा, ठीक है? इसी को फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं। जैसे एक इसमें दिखा रखा है नोड में कि स्टार्ट किया हमने, डेस्टिनेशन हमारा कलेक्ट हो गया और डेटाबेस में सेव हो गया। यहाँ तक का काम हमारा हो गया है चेक पॉइंटर 1 पे। अब जैसे ही हम फ्लाइट लेने जाते हैं, फाइंड फ्लाइट वाला नोड ऑपरेट करते हैं, तो हमारी फ्लाइट की एपीआई क्रैश कर जाए, कोई भी रीज़न है, तो वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चेक पॉइंटर 2 हमारा नहीं बना, 1 तो हो गया और सेव भी हो गया डेटाबेस में, लेकिन 2 वाला बना ही नहीं, तो सेव क्या होगा? तो जब भी हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो जो लास्ट चेक पॉइंट होता है डेटाबेस में, उसके बाद से रिज़्यूम होता है, क्योंकि वो तो बन चुका है। रिज़्यूम डायरेक्टली फ्रॉम फ्लाइट, फाइंड फ्लाइट, ठीक है ना? तो ये ऑटोमेटिकली चेक करता है जाके कि जो चेक पॉइंट बन गया है, मुझे उसके बाद से एग्जीक्यूट करना है। तो एक सबसे बड़ा लाभ है वो ये है, ठीक है ना? पूरा फ्लो रन नहीं करेगा, जहाँ पे क्रैश हुआ है वहीं से रन करेगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट है और लैंग्वेज में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। किसी भी मल्टी एजेंट अगर कोई हम चैटबॉट बना रहे हैं या कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ख़ास तौर से ये इम्पोर्टेंट है। और आपने पढ़ा भी होगा ह्यूमन इन द लूप, ठीक है ना? हम किसी भी नोड पे हमारे एलएलएम ने किसी भी नोड पे वर्क फ्लो में किसी भी नोड पे कुछ हमारी आउटपुट लाके दी। लाइक कि हमने उससे पूछा कि कुछ हमें लोकेशन सजेस्ट करिए हमारा ट्रिप प्लान करने के लिए, तो वो हमें 3 लोकेशन लाके दे रहा है, ठीक है ना? अब वहाँ पे जो है ह्यूमन लूप का कॉन्सेप्ट आता है। अब ह्यूमन लूप में
ह्यूमन को लूप में डालेंगे तो वो एक अपना डिसीजन देगा कि गोवा, जयपुर या केरला, इन तीनों में से मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है ना? तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो उस लूप पे पहुंचेगा और वहां पे उसे दिखाई देगा कि ह्यूमन लूप यहाँ पे है, तो वैसे ही वो उस समय जो है पैसिव मोड में चला जाएगा। वहाँ पे पर्टिकुलर हम टाइमर सेट कर देते हैं 2 दिन का, 2 घंटे का, जैसा भी उस यूज़ केस के या एग्ज़ाम्पल के हिसाब से हो। तो जब वो उस ड्यूरेशन के बीच में जब भी हमारा ह्यूमन आके उसे डिसीज़न देता है कि हाँ भई, हमें जो है, आप जो है इस केरला वाले लोकेशन के साथ आगे एग्ज़ीक्यूट करो चीज़ों को, तो वो केरला पे ऑप्ट करता है, ऑप्शन केरला को टिक करता है, तभी हमारा आगे चलेगा। तो यही ह्यूमन इन द लूप है। कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्कफ्लो जो है पॉज़ कर सकता है और यूज़र से अप्रूवल ले सकता है कि हमें किस लोकेशन पे जाना है। यूज़र इनपुट आने के बाद वर्कफ्लो वहीं से रिज़्यूम हो जाता है, ठीक है? अभी मैंने यही बात आपको कही थी। जैसे होटल सजेस्ट सजेस्ट कर दिया इसने, 2 होटल हमें सजेस्ट की, बीच रिसॉर्ट या सिटी व्यू। अब वर्कफ्लो पॉज़ हो गया और वो पूछता है कि मैं क्या ये होटल कन्फर्म कर दूँ? ठीक है ना? अब उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन-सा होटल मैं कन्फर्म करूँ? अब यूज़र आता है, वो ह्यूमन यही है, यूज़र ही ह्यूमन है, तो वो रिप्लाई करता है कि बीच रिसॉर्ट वाले को कन्फर्म कर दो। अब इस चेक पॉइंटर पे जहाँ पे ये ह्यूमन लूप पड़ा हुआ है, यहाँ से फिर से वो रिज़्यूम होगा हमारा वर्कफ़्लो और वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, जो हमें परसिस्टेंस में मिल जाता है। ठीक है ना? जैसे होटल सजेस्टेड 2 होटल सजेस्ट किए और डेटाबेस में सुरक्षित हो गए वो। ठीक है? और पॉज़ लगा दिया वेटिंग फॉर यूज़र अप्रूवल। ठीक है ना? और यूज़र ने 2 घंटे लिए रिप्लाई करने में, उसके बाद जो है यूज़र ने रिस्पॉन्स किया कि कन्फर्म बीच रिसॉर्ट, और जैसे ही वर्कफ़्लो में वो ये वाला नोड पे हिट करता है यूज़र, ये वाला चल जाता है, उसके बाद वो वहीं से आगे के लिए जहाँ पे पॉज़ हुआ था, उसी से आगे फिर वो चल जाएगा हमारा। तो एक तरह से ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के डिसीज़न के लिए कि ह्यूमन क्या फ़ैसला दे रहा है, उसके लिए वो वेट करेगा, और जैसे ही ह्यूमन आके जो है डिसीज़न देगा, वैसे ही वो आगे ट्रिगर कर जाएगा उसी नोड से। ठीक है? तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रैवल का। और टाइम ट्रैवल में क्या है कि जैसे हमने देखा था कि हम हर किसी भी ग्राफ में हर स्टेट पे चेक पॉइंट बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 चेक पॉइंट यहाँ पे बनाए थे हमने यहाँ पे सारे ये। तो हर स्टेट पे हम चेक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है ना? अब हम चाहते हैं कि गोवा तो उसने हमें दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्लाइट की हम डेट चेंज कर दें, ठीक है? हमारा प्लान कैंसल हो गया कि उस पर्टिकुलर डेट में नहीं हम जा पाएँगे, हमें किसी और डेट पे जाना है। तो हम क्या करते हैं कि टाइम ट्रैवल करते हैं, मतलब फाइनल हमें मिल चुकी चीज़ें, हम टाइम ट्रैवल करते हुए हम चेक पॉइंट 2 तक पहुँचते हैं, ठीक है ना? और वहाँ जाके हम जो है इसकी चेक पॉइंट की आईडी रहती है, उस आईडी को पकड़ के हम कहते हैं कि भई यहाँ से चीज़ें फिर से एग्ज़ीक्यूट करो। हमने कोई रिज़्यूम नहीं किया है, हमने कोई पॉज़िंग लगाई है, ना कोई हमारा वर्क फ्लो क्रैश हुआ है। हमने जस्ट टाइम ट्रैवल करते हुए हमने चेक पॉइंट 2 पे जाके उसको दोबारा से जो है हमने रिफ्रेश किया है कि हमारी डेट अब चेंज हो गई है। अब ये यहाँ से लेकर अब आगे की चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करो, ठीक है ना? तो वही है, ये समझाया गया टाइम ट्रैवल में कि इंटरमीडिएट स्टेट भी डेटाबेस में सुरक्षित रहते हैं, ठीक है? हम जानते हैं वर्कफ़्लो को किसी पुराने चेक पॉइंट से फिर से चलाया जा सकता है, क्योंकि चेक पॉइंट की आईडी रहती है, हम उस चेक पॉइंट की आईडी यूज़ करके उसको दोबारा रन करेंगे। डिबगिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उपयोगी है। मीन्स कहीं पे भी कोई बग आ गया, कोई एरर आ गई, और कुछ एक्सपेरिमेंट अगर हम करना चाहते हैं वहाँ पे उस नोड पे, उस पर्टिकुलर चेक पॉइंट पे या नोड पे जाके, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है? हमने कोई गलत कमांड दे दी या हम उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे जाके उस फ्लो को हम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो गोवा ट्रिप जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पूरी तरह से तैयार हो गया। यूजुअल बोला कि फ्लाइट वहीं रखो, होटल फिर से सजेस्ट करो। तो वो क्या करेगा कि इस होटल वाले चेक पॉइंट की आईडी पकड़ेगा और यहाँ से ये फिर से जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? वर्कफ्लो ने क्या किया, चेक पॉइंट टू फ्लाइट फाउंड से रिज्यूम किया और फिर नए होटल सजेस्ट किए। ठीक है ना? यहाँ पे भई क्योंकि 2 तक तो हमारा हो चुका है, वो कह रहा है 2 पे तो नहीं जाना है, 2 के बाद जाना है। तो हमारा 2 के बाद ये हमारा रन फिर से चलेगा, ठीक है ना? तो यही है कि यूज़र ने रिक्वेस्ट की होटल फिर से सजेस्ट करो, ये दिखा रखा है इसने, और सिस्टम जो है वो चेक पॉइंट 2 पे जाके रिज़्यूम हो जाएगा, और उसके बाद जो है क्योंकि इसने ये 1 2 3 तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 है, होटल जो है दोबारा सजेस्ट कर देगा, ठीक है ना?
तो आप एटलीस्ट इतना समझ गए होगे कि परसिस्टेंस क्यों ज़रूरी है और क्या-क्या इसके बेनिफिट हैं, राइट? अब मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो मेरा चैटबॉट का आपने पिछला वीडियो देखा था, एक्चुअली वो चैटबॉट नहीं थी, सिंगल नोड का एक एलएलएम वर्कफ्लो था और उसको पहले तो मैं चैटबॉट चैटबॉट में कन्वर्ट करूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि परसिस्टेंस का यूज़ कैसे करते हैं। एटलीस्ट ये मैं 3 चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊँगा अभी, मैं कभी किसी और वीडियो में बनाऊँगा। जैसे टाइम ट्रैवल का, ह्यूमन इन द लूप का और फॉल्ट टॉलरेंस का, ये नहीं दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये वाला जो परसिस्टेंस का, ये वाला मैं नोट शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला, ये आपको एक बार और लैंग्राफ की ही जो इनबिल्ट मेमोरी है, रैम है, उसी के अंदर हम सेव करेंगे चीज़ों को, वो मैं चला के आपको दिखाऊँगा। इन 3 चीज़ों को हम किसी वीडियो में इस कोड को हम कवर करेंगे, ठीक है ना? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कैसा वीडियो आपको लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स बाय।